अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल JNK प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK युक बे अख नौ ताज़ शुमार हेत इस मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यही वमेज यही आश जो तुम सारी ऐसो बखैर आफियत बसेहत व सलामत खुश खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थईन ऐसे सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम किस सूरह निसा अंदर अख आयत यथ अंदर अल्लाह ताला फरमावान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए ईमान वालो इंसाफस पे रूजियो कायम, अल्लाह ताला सिंद खातिर दियो गवाही, सो क्याज आसन पत तोह पानस खिलाफ, तुहंदन वालिदैन खिलाफ या तुहंदन रिश्तेदारन खिलाफ। गो कि हालात अस्तन किह बाजे अस मुखालिफ, मगर इंसाफस पे रोजो मुकदम। पोज आसान ट्योट मगर गलत गो गलत अत खिलाफ करो कत। योह गस आसुन सोन कंडक्ट, यी गस आसिन सन सोच तो यी गस आसिन सन अमल ते। प्रोग्राम किस आगाजस मज क्याज कर मे आज इंसाफ के हवाले कत यम किन कि आज आलमी सतहस पे इंसाफुक दोह मनाने यवान। समाजी इंसाफुक दोह हर वरी 20 फरवरी मनाने यवान तो अमिच शुरुआत सपज 2009 पे तत पे वनिक ताम जाय जाय तकरीबातन हुंद संज यवान करना। तो वनकस प्रोग्रामस मज नाज़रीन मोहतरम बह गयस तुहज मेज़बान अस्ती इकरा आखून, तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान की हैसियत वसाव जिलानी। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने बड़ा एक अहम मौजू है और मुझे लगता है कि अशगुमत यूज टू इट। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत एक्सेप्ट कर लिया है कि अच्छा यू कारखान इता पे पका, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। एंड तभी इसकी अहमियत है, इसकी इंपॉर्टेंस है इस दिन की ऑब्जर्व करने की, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाई जाए कि इसको इक्वालिटी, चाहे वो रेस किसी भी रेस से हो, क्रीड से हो, कुछ भी किसी भी धर्म से हो, हमें इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। और ये बड़ा ही अहम दिन है और बड़ी खूबसूरत जो आयात है कुरान शरीफ में, और अल्लाह ताला वाज़े कर देता है कुरान शरीफ में। अच्छा, हो गया ये। इसके साथ साथ ही आज जो है नाज़रीन, आज बच्चों के एग्जाम से 10th एग्जामिनेशन वो हम कैसे भूल सकते हैं, सही बात है। और आज उर्दू का पेपर है। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि जितने भी मेरे कजन हैं उनसे मैंने बात की तो वो बड़े घबराए हुए थे, तो कहते उर्दू का पेपर है और उर्दू हमें लिखनी उतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है। ये मामला आपके साथ भी था? देखिए, मेरा तो डिफरेंट था, मेरी हिंदी थी, मैंने उर्दू पढ़ी नहीं है। बट अल्लाह का एहसान है कि थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, कि फंस नहीं जाता हूँ, कि पूछना था कि ओन चुका सा ये इंसान का लैंग्वेज है कहाँ पर, तो मुझे तो आती है, खैर थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ, पर मेरा हिंदी सब्जेक्ट था। लेकिन आज देखिए कि हम कश्मीर में रह के भी उर्दू कूता पात गुमुत उर्दू शनिस, या आप देखिए जो नए नए बच्चों उनको ऐसा कल्टिवेट किया गया है, इंग्लिश पढ़िए, आप उर्दू में बात कीजिए, लेकिन उर्दू सिखाते नहीं है लिखना। और यही मामला हमारी अपनी जबान के साथ भी है, मादरी जबान के साथ भी है। मुझे लगता है वो तो थर्ड कश्मीरी जबान में बसा अगर कत मज कत आस न करान पानवन, मगर लेखित छन हेगान के पढ़ित छन हेगान बाजी का छना बारी तिम नजन पढ़ित हेगान की, वो सही बात है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू देम और अच्छा पेपर कीजिए। अब जितना भी आए उतना कीजिए, मुझे लगता है सारा ही कीजिए तो कोई ना कोई मार्क्स तो आ जाएगा। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो टीचर ऐसा कहते थे ना, का क्वेश्चन चुनता हूं ताउन जिनके लाखों जो ओडी मार्क्स मुझ ओड मार्क्स थी, कांसेप्ट ही अगर आपके पास हो वही लिख दे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही देखिए, जो महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई भी की थी कि 20 फरवरी के ऑनवर्ड जो बर्फबारी और ये थी सुबह वो इतने तम साथ हल्का हल्का रूद पे वहाँ सो होपफुली जो एक ड्राई स्पेल रहा, 75% कह रहे हैं कि ये ड्राई स्पेल, सो होपफुली दोष अगर ये पे वो ठीक ठाक तो शायद वो कवर हो जाए। और मौसम के हवाले से अगर आप तक नाज़रीन मोहतरम अपडेट्स पहुँचाएँ, आज मतलब जुज़ी तौर श्रीनगर में अबर आलूद रहेगा, हल्की फुल्की बर्फबारिश के भी इम्कानात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में मतलब अबर आलूद रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। लेह में कम से कम -11 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा -3 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 जम्मू नेशनल हाईवे कौमी शाहरा पे आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड पे आज 1 वे ट्रैफिक है, करगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा छोटी और बड़ी गाड़ियों को एक कट ऑफ टाइमिंग के बाद, पहले छोटी गाड़ियों को, उसके बाद एक कट ऑफ टाइमिंग के बाद बड़ी गाड़ियों को विद एंटी स्किड चेन। मुगल रोड पर आज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुलतवी किया गया है। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं और ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये था कुछ अपडेट्स हमने नाज़रीन तक पहुंचाए, आज के दिन के हवाले से हमने पहुंचाए, अब बात की। इसके साथ साथ ही अब बताइए अब हमारा नेक्स्ट क्या है?
ظاہر سی بات ہے وہی جو خاکہ ہمارے یہاں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں قائم ہے کہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں خوبصورت سا نغمہ، وہ ہمارے اس پروگرام کی پہلی سوغات ہوتی ہے. اور آپ کو شاید یہ خیال ہوگا کہ کشمیری نغمے کا انتخاب کیا، نہیں ہندی نغمے کا ہم نے اہتمام کیا ہے. آج سونالی ڈوگرا صاحبہ کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں ہم سنتے ہیں یہ کلام.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे और गुड मॉर्निंग जे आप बराह रास्त डी कशीर चैनल पर वुचान और इसके साथ साथ तो यूट्यूबस पे वुचित लाइव स्ट्रीम 24/7 और ये ख़ास करके ये वाला जो है प्रोग्राम वो आप एंजॉय कर सकते हैं चाय की चुस्कियों के साथ और अपने जो है फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से, लेकिन आप जानते हैं एक वक्फे के लिए रुकना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाज़रीन मोहतरम, आप बड़ी बेसब्री से मुंतज़र होते हैं कि हमारे साथ प्रोग्राम में कौन मेहमान तशरीफ़ फरमा होंगे। मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में हम जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं वो इस वक्त बनफ्स नफीस स्टूडियोज़ में बैठे हैं, लेकिन उससे कबल ज़रा इशारा आज के मौजू की ओर कि हम आज किस मौजू के तहत बात करने जा रहे हैं। जदीद दौर में हम देख रहे हैं कि हर एक स्फेयर में जिद्दत आ रही है। ऐसे में तालीमी सूरत हाल के ताल्लुक से वसाफ जब हम बात करते हैं तो इसके मयार को बुलंद करने के लिए सरकारी सतह पर भी कोशिश जारी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वालिदैन भी और असातिज़ा भी कोशिश है कि इस मयार को बेहतर किया जाए। सही बात। तो फिर बात आती है NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जिसे अमलाया तो गया और अभी भी ये प्रोसेस जारी है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं आजकल इस मौजूदा दौर में कि कई लोग इसे समझने से आज भी कासिर है। सही बात है, और ये ऐसी पॉलिसी है जो ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को। सो ये एक बड़ी अहम पॉलिसी है और जैसा कि आपने कहा कि इसी मौजू के तहत आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू होगी और इकरा प्लीज उनसे हम आपकी मुलाकात नाज़रीन मोहतरम कराएं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं प्रोफेसर सईद ज़हूर अहमद गिलानी साहब, जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने काफ़ी काम किया है। इनकी किताब भी मंजर आम पर आई है। इसके अलावा एजुकेशनिस्ट हैं, अभी बहसत प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर ज़हूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इकरा जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप DD कश्मीर का आपका कि आपने हमें बुलाया। हमारी खुशबख्ती। तो इंशाल्लाह बात करेंगे। एक बहुत अच्छा मौजू आपने चुना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये एक नई पॉलिसी है जो 2020 में पार्लियामेंट में पास हुई और जब कोई चीज़ पार्लियामेंट में पास होती है तो वो कानून बनती है और इसलिए सारे जो भी एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, हालांकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसमें स्टेट का भी कंट्रोल होता है और सेंटर का भी कंट्रोल होता है। ज़हूर साहब, इस मौजू के तहत हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट जरा बाकी प्रोग्राम से मुख्तलिफ इस तरह से है कि जब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत जुड़ती हैं तो सबसे पहले हम आगाज उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बुनियादी कुछ सवालात पूछकर जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, चूंकि आप इस वक्त बहसत मौलम एक नामी गिरामी इदारे में पढ़ाते हैं, दर्स व तदरीस के अमल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आप भी तो स्टूडेंट थे ना, तो उस सफर पर हम पीछे नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि आप जन्म आपका कहाँ हुआ था और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। बिल्कुल इकरा जी, आपने सही फरमाया। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं शोपियान के गांव हिपोरा बटगुंड कापरेंट के साथ मुंसलिक है और वहाँ पैदा हुआ हूँ और वहीं पे मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कापरेंट में मैंने पहले से 12वीं तक तालीम हासिल की। उसके बाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खनाबल अनंतनाग में गया, वहाँ मैंने BSc कंप्लीट किया और उसके बाद तालीमी सफ़र जारी रखते हुए मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने B.Ed किया। तो उसके बाद मैं बाहर चला गया MSc करने। मैं मीरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीरठ में मैंने MSc ज़ूलॉजी किया। अच्छा। तो वापस मैं आया 2000 में, तो फिर मैंने M.Ed किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से और फिर मैं कहीं पे जॉब भी करता रहा। प्राइवेट स्कूल में भी मैंने शुरू किया। अगर मैं बताऊं, मैंने अपना सफ़र तालीम पढ़ाने का सफ़र बिल्कुल
टेंडर एज में शुरू किया है। 2000 मैं बताऊं आपको 1992 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। माशाल्लाह। तब मैंने +2 पास किया था, फिर मैंने कुछ अरसे तक, क्योंकि हालात उस टाइम थोड़े ठीक नहीं थे, तो हम प्राइवेट स्कूल जाते थे, शुरू किया मैंने वहाँ से सफ़र पढ़ाई का, तो वो जारी रहा। साथ में मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, वो भी करता रहा मैं। तो 2004 में मैं RET अपॉइंट हो गया। जो RET एक स्कीम निकली है, वो कुछ अरसे तक बहुत कम रेम्युनरेशन पे काम करते थे, तो उस पर मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद मैं जनरल लाइन टीचर बना। तो जनरल लाइन टीचर के बाद मैं 2 साल काम किया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी, उसका एक ब्रांच यहाँ भी है, वो एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, पूरे कंट्री में उसके ब्रांच हैं। तो उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पोस्टें निकली थी, मैं अप्लाई हुआ, तो मैं वहाँ अपॉइंट हो गया एसोसिएट प्रोफेसर। ओके, ग्रेट। तो वो सफ़र जारी कर रखते हुए मैंने 2017 तक वहाँ काम किया, 2008 से 17 तक। और 2017 में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ज्वाइन की, बैसिटी प्रोफेसर। तो तब से मैं वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपने काम अंजाम दे रहा हूँ। बहुत माशाल्लाह आपका ज़ाती तारुफ। तो अब थोड़ा बहुत NEP के ऊपर आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस हवाले से बहुत सारी बातें हम करते हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन आप प्रोफेसर साहब हमें बताइए, एक ब्रेक डाउन कीजिए, आप ब्रेक डाउन करते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी छु क्या, अत मज कम कम फ़ायदे मिलान बच्चस, एक पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन। बहुत अच्छा आपने बताया। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो है, ये पॉलिसी हर कुछ समय के बाद आती है। बहुत सारी पॉलिसी पर कोठारी कमीशन था, फिर नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन। हर 20-25 साल के बाद हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड ग्लोब में पॉलिसी एजुकेशन को थोड़ा रिफ्रेम करने के लिए पॉलिसी बनती है। तो ये एक रूटीन वर्क है, क्योंकि चेंज इज द नेचर्स लॉ, चेंज के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि जो वक्त के साथ साथ तालीम के तकाजे भी बदल जाते हैं, इसलिए उसका जो नॉर्म रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको देखना पड़ता है। तो ये कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट नहीं है, ये कोई फिक्स डेट नहीं। इस जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन मुझे लगता है तो जरा देर से आ गई, इससे पहले आनी चाहिए थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल, मैं ऐसे बताऊं कि 2086 में 1986 में नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई, फिर 92 में उसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का आ गया। तो उसके बाद कोई पॉलिसी नहीं 2020 तक, वो लगभग 25 या 30-35 साल की गैप है। तो बड़ी गैप है, क्योंकि आप देखते हैं आजकल के ज़माने में तब्दीलियां बहुत जल्दी आती हैं, बहुत सेकेंडों में बदलती हैं। कल तो हम AI की बात कर रहे थे, आज तो DeepSeek की बात कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर नई चीजें आ जाती हैं, और पूरा वो आप पता कितनी चेंज लाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि 1986 में इंटरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, मोबाइल हमारे पास नहीं थे, और ऑनलाइन लर्निंग का कुछ कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन उसके बाद मोबाइल, इंटरनेट, ऑल दीज सोशल नेटवर्किंग, कितना इसने, आप देखो कितना हमारी ये लाइफ में कितना इम्बाइब हो गया, कितना कनेक्टेड हो गया। तो क्या चल सकती है वो पॉलिसी जो हमारी पुरानी है? इनएविटेबल, बहुत जरूरी है कि हम पॉलिसी को बदल दें। अब फिर हर चीज में जब हम देखते हैं कोई काम करते हैं, तो इसमें 100% एफिशिएंसी नहीं है। इंसान तो 100% नहीं होता है, इसमें कुछ रहती हैं ग्रे एरियाज। लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स को देखें, उनको समझें, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो ये एक वंडरफुल डॉक्यूमेंट है। मैं तो अपने हिसाब से, जैसे मैंने इसको पढ़ा है, जब मैंने इसको देखा है, तो अगर इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करें और पॉजिटिव्स इसके देख लें, तो ये तो एक वंडरफुल डॉक्यूमेंट है, विजनरी डॉक्यूमेंट है, जो बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल देगा और बहुत फायदेमंद बनाएगा बच्चे के लिए ये एजुकेशन। तो इसमें फोकस जो है, जो ड्राइविंग सीट में छोटी छोटी बातों में कह रहा हूं कि ओवरऑल जो अगर हम देखें, तो उसमें इस पॉलिसी में ड्राइविंग सीट पे लर्नर को रखा गया, स्टूडेंट, बच्चे को रखा गया। अच्छा, बच्चे को, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जो है आजकल अपनी मर्जी से कोर्स चूज करता है। और इवन कहीं जगह हमारी जम्मू कश्मीर रियासत बहुत आगे है, हर चीज में ये पहले भी आगे थी, आज भी आगे है, NEP में भी आगे है। मैं आपको बताऊं, जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने एक डिग्री शुरू की, डिजाइन योर ओन डिग्री। डिजाइन योर ओन डिग्री, ये पूरी कंट्री में पहली बार हुआ है। जम्मू चल रही है वो डिग्री, शायद 2-3 साल हो गए, वो बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिस द फर्स्ट काइंड ऑफ डिग्री जो JNK में शुरू हुई। प्रोफेसर उमेश राय वहाँ के VC साहब हैं, उन्होंने ये शुरू की, तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो ये जहाँ बच्चा खुद कंट्रीब्यूट करता है कि मैं कैसे, मुझे क्या चाहिए, ये डिजाइन कैसे करना, ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ जी।
तो इसी तरह हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी बात करूं तो हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि डिजाइन योर ओन कोर्स। अच्छा प्रोफेसर, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा आपको कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इशा आफ्टर 12th गसा अप्लाई थी बिफोर 12th। ये बात सही, मैं बताऊं कि ये जो पॉलिसी है ये 0 से लेके एंड तक पूरी जो एजुकेशन है बेसिक से लेकर एजुकेशन तक। मैं बताऊं इस पॉलिसी ने जो रिकमेंडेशंस दी है वो हर चीज पे, एजुकेशन के हर पॉइंट पे टच करती है। मैं बताऊं पहले हम स्ट्रक्चर जो था उस स्ट्रक्चर को भी बदला गया। जैसे हमारे 10+2+3 था स्ट्रक्चर, अब वो नहीं है। अब हमने 3+2+3+3+4 नया स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब प्लानर्स ने, एजुकेशनर्स ने ये समझा कि बच्चे को 6 साल तक हम वेट नहीं करेंगे कि 6 साल का बड़ा हो जाए फिर उसको पढ़ाएं। लेकिन अब देखते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है, लाइफ होता है 2 साल का हो जाए, 1 साल का हो जाए तो बोलना शुरू करता है। और जब वो बोलना शुरू करेगा तो उसी टाइम उसको सिखाना है क्या बोलेगा। ठीक। और इस तरह जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 2 साल की उम्र में, 2 से 3 साल की जो उम्र है इसमें बच्चा लैंग्वेज जल्दी कैच करता है। कोई भी लैंग्वेज में डाल दो, जब लैंग्वेज आप सिखाओगे ना तो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। इसलिए कैच दम यंग नई पॉलिसी कह रही है कि नहीं, 3+2 मीन्स पहले 3 साल शुरू बेसिक एजुकेशन होगी, वो प्री प्राइमरी, जो प्री प्राइमरी अभी तक हम नहीं कर रहे थे। हालांकि चल रही थी, हम किंडर गवर्नमेंट जहां चला रहे थे प्राइवेट स्कूल, लेकिन गवर्नमेंट वो फॉर्मलाइज नहीं था, लेकिन अब उसको फॉर्मलाइज किया गया। जी, कतई कलामी के लिए माफी। पहले 3 साल मतलब एट द एज ऑफ 3 से स्टार्ट, एट द एज ऑफ 3 से शुरू करेंगे और 6 साल तक ये फर्स्ट में आएगा। पहले 3 साल जो प्री प्राइमरी होगी वो बेसिक एजुकेशन, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, उसमें ये जो आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें जो डेवलप होती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट सभी कहते हैं कि इस एज में ज्यादा ये हो जाता है। मैंने कहा लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें होती है। तो ये 3 साल हम उनको बिल्कुल फॉर्मलाइज करेंगे और 3 साल की उम्र में अब बच्चा स्कूल जाएगा, प्री प्राइमरी स्कूल में। और वो 3 साल पहले बेसिक 3 साल उसको ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिक, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग जो देखते हैं, हम देखते हैं जो हैबिट फॉर्मेशन होता है वो इसी एज में होता है। आप देखते हैं फिर हम आजकल क्या करते हैं कि 6 साल 7 साल की उम्र में बच्चों को घर रखते हैं, जो हैबिट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है। फिर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाले उस हैबिट को कैसे निकालेंगे, वो निकालना मुश्किल होता है जब हैबिट बनता है। तो फिर हम ब्लेम करते हैं टीचर्स को कि ये शायद हैबिट फॉर्मेशन पे, बेसिक वैल्यू एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन एक फैमिली पे जो सोसाइटी में जो हम उसको डेवलपमेंट हुई होती है उसको निकालना मुश्किल होता है। इसलिए अब नई पॉलिसी कह रही है कि कैच दम यंग, शुरू में ही इन्हें प्री प्राइमरी स्कूल में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि उनको हम एम्पावर करेंगे, उनको ट्रेन टीचर्स दे देंगे और नया एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी, उस पर भी हम बात करेंगे, जिसके लिए फुली ट्रेंड किया जाता है इस प्री प्राइमरी स्टेज के लिए। मतलब आंगनवाड़ी अलग है, आंगनवाड़ी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, उनके टीचर्स भी नहीं, या तो इनको इस प्री प्राइमरी स्कूल के साथ थोड़ा सा हम देखते हैं कि चल रहा है वो, तो कैसे हम इसमें टीचर्स भी इंक्लूड करें और कैसे इसको एजुकेशन के साथ जोड़ें और ट्रेन टीचर्स वहां भेजें। और फिर ये स्टेज जो डेवलपमेंटल स्टेज, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल स्टेज है। इवन हम देखते हैं कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में तो कहते हैं कि इवन प्रीनेटल एजुकेशन भी होनी चाहिए। प्रीनेटल का मतलब है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी तरबियत हो सकती है। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि 3 साल, तो भी हम कह रहे हैं कि चलो 3 साल तक आ जाएगा, फिर एजुकेशन में आ जाएगा। तो क्योंकि कुछ चीजें जो डेवलप होती है उसी स्टेज में हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वंडरफुल रिकमेंडेशन है कि पहले 3 साल हम कैसे इसको बच्चे को स्टार्ट से ही करेंगे और फिर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स एंड ऑल दैट वो बेसिक हो जाएगा। फिर आगे जाके हम चलिए उसके बाद आगे जाके उसके बाद नॉर्मल जो क्लासेस हैं टिल 10। फिर दूसरा है, मैंने कहा 3+2, 2 मीन्स फ्रॉम 6 to 8 years of age, first and second grade, and then +3, 3 third, fourth and fifth. It will be 3 stages, and then +3, 6th, 7th and 8th, 3 stages, and then +4 means 9, 10th, 11th, 12th. So 12th तक फिर आपको चेंज नहीं करना है, बोर्ड शुरू सेम ही, और सब्जेक्ट आपको क्या 9th में ही फिर सिलेक्ट करने हैं? बिल्कुल, सब्जेक्ट्स का तो अभी जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है ना वो अभी ये कह रहे हैं, नई पॉलिसी कह रही है कि 6th में ही बच्चे को आप वोकेशनल एजुकेशन की जानकारी, जो वोकेशनलाइजेशन की तरफ दे तो ध्यान। देखो हम देखते हैं हमारे पास जब एजुकेशन में बच्चा पढ़ता है, बीएससी करता है या एमएससी करता है या कोई भी बड़ी डिग्री हासिल करता है, फिर जो अपना उसका कुछ होता है। मैंने देखो हम किसी बैकग्राउंड से आते हैं, मैं किसी एक बैकग्राउंड से आता है, दूसरा बेटा दूसरे बैकग्राउंड से होता है, एक फैमिली ट्रेड भी होता है या फैमिली काम भी होता है। कुछ मान लो
कोई फैमिली काम जैसे कि कारपेंट्री, एक फैमिली जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जो कारपेंटर के हाउस में पैदा होता है उसमें एक नेचुरल सा कारपेंट्री के तरफ एक होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो देखता है सुबह शाम डैडी कैसे काम करते हैं, कैसे होता है, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो यहां हम कहते हैं कि बिल्कुल शुरू से ही बच्चे को इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि वो फिर हम आर्मी ऑफ ग्रेजुएट्स ना तैयार करें, बल्कि ग्रेजुएशन के साथ अगर उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि हम सिर्फ हमारा यहाँ कंसेप्ट है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही जॉब, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जो प्राइवेट सेक्टर है तो आउटसाइड स्टेट में, आउटसाइड कंट्री में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बिल्कुल प्रेफर करते हैं लोग। पीपल प्रेफर टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वहां टैलेंट को वो देते हैं, पैसा देते हैं, फायदा देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। तो गवर्नमेंट में आपको इंसेंटिव्स उस हिसाब से नहीं मिलते हैं, उसमें एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जो फॉलो होता है टाइम गैप के साथ, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया में, हमारी स्टेट में भी, कि प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप हो जाए, स्किल्स भी डेवलप हो जाए। बच्चे सिर्फ न कि ग्रेजुएशन या कोई डिग्री करने के बाद सिर्फ वो फिर अनएम्प्लॉयड मेंटल स्ट्रेस में न जाए कि मैं अब मैं क्या करूं, उसको साथ साथ स्किल भी डेवलप करेंगे, ताकि अगर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो एक स्किल में कुछ काम करेगा, खुद अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा, बजाय इसके कि वो जॉब कंज्यूमर। दोस्त साहब तुहद कलाम रोजन मौजूद, यह कथ आसान जबान मज लुकन ताम वातनावने खतर तुहज कोशिश जारी। तुह अमि हवाल वारिया काम करमज, तुह तालीम पे अमुक मयार कित कट बढ़ाओ, तमि हवाल तुह वारिया केन लियोखमुत, तुहज वारिया किताब मंजर आमस पे आमज। अमि हवाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यस जन 2020 तमि हवाल तुहज किताब मंजर आमस पे आमज, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 यथ मुतल्लिक वनतव यह कार दिस तरतीब। बिल्कुल 2020 मज नेशनल पॉलिसी एजुकेशन इम्प्लीमेंट गई, पार्लियामेंटन पास कर, तो करान यह कोशिश, बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कोऑर्डिनेटर फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, इसलिए उसमें अत ना प्रोस एंड कॉन्स पढ़ने की जरूरत, तो मैं पर यह पॉलिसी, यह पॉलिसी 64 पेज पॉलिसी, अत में ज्यादा क्या, मगर अत में इंफॉर्मेशन दैट इज सही ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। मे पान 5-6 लट पर्मस, मगर स्टिल बह वन कि मे बे पढ़ने जरूरत, तो बे पर्न कर मे मे कोर उर्दू पढ़ तबसर, मे कोर हालांकि उर्दू अवेलेबल लुकन हज इन्फॉर्मेशन खतर उर्दू ट्रांसलेशन अत लैंग्वेजन मज। NEP पॉलिसी पॉलिसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, वो जो वेबसाइट पे है उसमें उर्दू में भी, हिंदी में भी, कश्मीर इसमें इंग्लिश में भी, बहुत सारी और लैंग्वेजेस में भी है और उर्दू में भी है। लेकिन हर लैंग्वेज में जो बात करने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट होता है, डायलेक्ट तो फर्क पड़ता है। दिल्ली में जो उर्दू बोलते हैं या हैदराबाद में जो उर्दू बोलते हैं, जो कश्मीर में, थोड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आसान अल्फाज में इसको थोड़ा तबसरा करूं, मैंने एक कोशिश की है। तो मैं इंशाल्लाह किस हद तक कामयाब हुआ हूं वो तो लोग पढ़ने के बाद ही बताएंगे। तो मैंने कोशिश की कि लोग इसको समझें आसान अल्फाज में, कि हम कैसे इसको बेहतर तरीके में इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड पे और इसका फ़ायदा ले लें, क्योंकि ये अब लॉ है तो वी हैव टू अबाइड बाय दिस। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, इस पे मुझे लगता है और भी बातें होंगी, इशू बड़ा अहम मौजू, और ये भी जानेंगे, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये खाली पेपर वर्क ही है या पजी पोची इम्प्लीमेंट गुमुत हमारे स्कूल्स में, क्योंकि उसकी बेहद ज़रूरी है ना, गई पॉलिसी बने एम ब्रोट पॉलिसी एम पर इम्प्लीमेंट वारिया ज़रूरी। तो इस पर आपसे आएंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और 8:30 हो चुके हैं। वक्त हो चुका है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे वी द पीपल के उन्वान से। जेपटाइजिंग करियर ऑफ स्टूडेंट्स अनएक्सेप्टेबल बट मिनिस्टर्स रिजॉल्व सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम शैफ शैल बी वॉच्ड विद कीन इंटरेस्ट। जी, आज जब हम नाज़रीन मोहतरम अखबारात से कुछ सुर्खियां निकाल रहे थे तो ऐसे में कई ऐसी सुर्खियां पानी की जो शदीद किल्लत है और खुश्क साली है इस ताल्लुक से खबरें शाया हुई थी। तो एक खबर का हमने इंतखाब किया है, ज़रा गौर से सुनिएगा। तवील खुश्क साली रवां बरस जम्मू व कश्मीर के लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना रहेगा। वज़ीर आला तशवीशनाक सूरत हाल से निमटने के लिए सरकारी इक़दाम के अलावा अवामी ताउन ज़रूरी। उमर अब्दुल्ला। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। 24, 25 और 26, 28 फरवरी हल्की बारिश व बर्फ का इम्कान। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इससे ये अहम खबर सुनिएगा। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में एक और चश्मा सूख गया, दही इलाके बुरी तरह मुतासिर। जी, मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक दो सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। 4 ड्रग पेडलर्स अरेस्टेड, कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस रिकवर्ड। इसी अखबार से एक और सुर्खी, नारकोटिक्स कैश रिकवर्ड एट नौशेरा। जी मेरे पास भी मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस के ताल्लुक से यह खबर शाया हुई है। जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो पावर जनरेशन प्लमेट्स ओवर 80%। जी, मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा स्पोर्ट्स स्पेस से खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया लुक टू राइज अबव सिलेक्शन चैलेंजेस, पास टर्बुलेंस अगेंस्ट बांग्लादेश इन देयर CT ओपनर। जी आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी है और इससे ये खबर सुनिएगा। अगर फिरदौस बर रोए ज़मीयास हमीयास तो हमीयास तो हमीयास। जम्मू कश्मीर मुश्किल दौर से निकल रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2025 में हिंदुस्तान के अवाम को जम्मू कश्मीर का दौरा करने की दावत दी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा हैं आप है प्रोफेसर सईद ज़हूर अहमद गिलानी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, दर्स व तदरीस के अमल के साथ मुंसलिक हैं और नामी गिरामी इदारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इस वक्त बहसियत प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। बातचीत के सिलसिले को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। शिकरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तहत वनकस कत तह फरमो यह पान बजा कि जन यह बिल आसान बाकायद गोडनेथ पास सपदान पार्लियामेंटस पे तम पत यह लॉ बनान तम पत इम्प्लीमेंट गसान सान ये इदारन मज स्कूल लेवलस बेसिक लेवल पे बे हायर एजुकेशन लेवल पे वनी जन 2020 यम सात कत करो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अत गो वन वारिया वक्त ना यम खबरन मज बोजान हवाला वनकस यह तमि आय सारे इदारन मज पूर पे अमलावन आमुत कि वन तथ पे काम कर बाकी वन कर बाकी बह वन तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 47 पूरे हिंदुस्तान में तो अत गवर्नमेंट पर्टिकुलर कि गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस इन गवर्नमेंट बिल्कुल पर्टिकुलर अबाउट देम कि ये इम्प्लीमेंट करो। हमें आए दिन ये सर्कुलर्स आते हैं कि आपने क्या किया हमें बताओ। तो इसलिए हम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, हमारी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, तो ये भी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कंट्रोल करती है। तो हमें भी ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ी, तो हमने शुरू से ही काम किया 2020 से ही। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी बनने से पहले जब प्लानर्स इस पर बैठते हैं वो एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट करते हैं। वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट 2018 में आया और 2018 में वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो इस पॉलिसी का था वो 564 पेज थे, 564 पेज। अच्छा। तो तब ये उन्होंने पब्लिक किया, पब्लिक डोमेन में डाला और पब्लिक से ओपिनियन मांगी कि आप क्या चाहते हो, क्या कोई चेंज करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड हम तब ध्यान नहीं देते, कहते हैं कि चलो देखते हैं जब पॉलिसी आएगी फिर देखेंगे। तो लेकिन हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बता दूं, मैं डीन ऑफ स्कूल एजुकेशन तब से 2019 से था। तो हमने जब ही वो ड्राफ्ट आया उसको टेबल किया, सेमिनार किया, उस पे मैंने एक्सपर्ट्स बुलाए और उस पे बात करनी शुरू। हमने सेमिनार की, बहुत सारे सेमिनार, 5-6 सेमिनार हमने उस पे की और हमने विस्तार से उस पे बात की और फिर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने और फिर उनको भेजा कि ये चीजें हम चाहते हैं कि ये चीजें रिमूव होनी चाहिए, ये चीजें, इस चीजों की इंक्लूजन अगर हो जाए तो कुछ चीजें इंक्लूड हो गई फाइनल पॉलिसी में, कुछ नहीं हुई, वो तो नेचुरल सी बात है। बहुत सारी
लैक्स में उसके फीडबैक आ गया, लेकिन हमने भी उस पर फीडबैक दे दिया। तो फिर जब फाइनल पॉलिसी आ जाती है तो फिर इस पे फाइनल पॉलिसी जब पॉलिसी बनती है तो देन देयर इज नो स्कोप फॉर चेंज। हालांकि जब पॉलिसी जो होती है, मैं आपको बता दूं, जो 64 की पॉलिसी कोठारी कमीशन, उसको बाइबल ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अच्छा। वेरी वंडरफुल रिकमेंडेशंस उसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ रिकमेंडेशंस जो उस पॉलिसी की थी वो अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। इसलिए जरूरी नहीं कि जो पॉलिसी में सारी रिकमेंडेशंस हैं वो रातों रात इंप्लीमेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। और इसी पॉलिसी में उन्होंने बोला है कि 2035 तक आपको कौन सी पॉलिसी, कितनी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हो जाएंगी, 35 तक, 50 तक। और जैसे एक रिकमेंडेशन है कि वी शुड हैव 50% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। मैं हायर एजुकेशन की बात करूं क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन से मुंसलिक नहीं हूं। तो हमारा जो प्रेजेंट जो GER है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, वो है अबाउट 26.5, अबाउट 27%। तो एक रिकमेंडेशन ये है कि वी शुड बी बाय 2035 वी शुड हैव 50% ऑफ GER। इसका मतलब है डबल होना चाहिए, ऑलमोस्ट डबल हमें GER करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए वेज मीन्स हमें तलाश करने हैं कि इसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस तक करेंगे। और तभी अभी जो नई पॉलिसी है इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पे, मूक्स के कोर्सेज पे, या क्रेडिटाइजेशन जो दूसरी जगह से हम क्रेडिट्स हासिल करते हैं, उन पे जोर दिया गया, ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया, ताकि एनरोलमेंट बढ़ जाए, ताकि जो हमारा जो यूथ है जो हायर एजुकेशन में नहीं आता है उसको कैसे हम रागिब करें, उसको ज्यादा एजुकेशन कैसे दें। ये एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और बहुत सारी हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इंप्लीमेंट भी की। क्या की मैं अभी उस पर बात करूंगा। तो जो पहले मैं बताऊंगा मोटी तौर पे क्या रिकमेंडेशन है। अभी हम मॉर्निंग में आपने शुरू किया तो आप कह रहे हैं कि आज सोशल जस्टिस का दिन है, तो एक अच्छी रिकमेंडेशन इसके वो इसी के रिलेटेड है, इक्विटेबल एंड इक्वल एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल कि हर एक को एजुकेशन का सेम मौका मिलना चाहिए। ऐसे इक्वालिटी हम नहीं बात करें, इक्विटी कहते हैं। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क ये है कि अगर किसी बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करनी है। एक रिकमेंडेशन है कि लर्निंग डिसेबिलिटी पे आप को काम करो। देखो बच्चों में अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। इसको वही ट्रीटमेंट जो नॉर्मल बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे नहीं, उसको बल्कि कुछ सपोर्ट देना है, एडिशनल सपोर्ट। वही इक्विटी कहते हैं कि हमें सेम, वो जो कहते हैं ना पुराने जमाने में कहते हैं कि अगर हम सबको कहेंगे दरख्त पे चढ़ जाओ तो उसमें फ्रॉग तो नहीं चढ़ सकती, बंदर तो चढ़ सकता है, हाथी तो नहीं चढ़ सकता है, लेकिन सबको हम कंपटीशन लगाएं कि नहीं प्लांट पे चढ़ने का कंपटीशन, वो नहीं हो सकता। इस तरह यहां इन्होंने कहा, एजुकेशन में रिकमेंडेशन आई इक्विटी पे अब हमें ध्यान देना है कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है या लर्निंग डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी, तो उसको एडिशनल उस तरीके से ट्रीट किया, उसको लेवल पे लाना है, इक्वल लेवल पे लाना है, फिर उनको आगे ले जाना है। तो बहुत अच्छी और इंक्लूसिव एजुकेशन के मीन्स हमें सारे लोगों को इंक्लूड करना है, और कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड सब वो उसको छोड़ के हमें सबको एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना है। तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है इसकी, जिस पे अभी भी काम करना। हालांकि सारे जितने भी कमीशन अब तक आए, जितनी पॉलिसियां आई, सबकी ये पॉलिसी है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत है। बहुत स्ट्रेस दिया गया हमारी NEP में कि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। अभी भी हम लेवल प्लेइंग फील्ड सबको नहीं दे रहे। तो क्या वजह है इसकी प्रोफेसर साहब? अभी भी क्यों नहीं, अब कितने साल हो गए, 2020 में पॉलिसी आई, आई थिंक 5 साल हो गए, अभी भी क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट? चलिए हम स्कूल्स की बात छोड़ देते हैं, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो अभी भी क्यों नहीं हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं प्रॉपरली? या इट टेक्स टाइम, मैं ऐसे बता सकता हूँ, या इट टेक्स टाइम। ये ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिसी आती है उसके बाद वक्त लगता है उस पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का। बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिकमेंडेशंस। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हम इमीडिएटली विदाउट, जिसमें हमें पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, बजटिंग इन्वॉल्व नहीं है, या ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं है, उनको हम बिल्कुल इमीडिएटली कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हमने की है एजुकेशन J&K में, हमने बहुत सारी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट की है। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन आप दे रहे हैं, क्रेडिटाइजेशन, इसके बारे में प्लीज ये जानना चाहिए। क्रेडिट की बात नहीं, अब तो क्रेडिटाइजेशन हो गई कि हमारे पास एक सेमेस्टर में नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं। पहले क्रेडिट्स नहीं होते थे, सीधे सिलेबस हम 4-5 यूनिट्स का बनाते थे और बच्चे वो 5 यूनिट्स पढ़ते थे, फिर उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आजकल क्रेडिट्स का जमाना है। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में पूरा ये इंप्लीमेंट किया है कि वी
have converted all the syllabus into credits. ठीक. And we give one semester में 20 credits और 1 year में 40 credits minimum हमने रखे हैं. इससे अलावा भी दे सकते हैं. तो लेकिन मिनिमम हमने रखा है कि 20 क्रेडिट्स हम पर सेमेस्टर देते हैं और 20 क्रेडिट्स अगर कोई बच्चा हासिल करता है तो उसको 1 सेमेस्टर की सर्टिफिकेट मिलती है. ओके. तो हमने इस क्रेडिटाइजेशन को इंप्लीमेंट किया. इस तरह हमने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया. मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स कि एक बच्चे को चॉइस मिलती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले ले. जैसे हमारे पास पहले होता था कि बीएससी में हम साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या जो भी 5-10 सब्जेक्ट्स थे वो लेते थे, उसको बीएससी करते कहते थे. इसी तरह बीकॉम में 2-4 सब्जेक्ट्स कॉमर्स के लेते थे. बीए में हम कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट, सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेते थे. लेकिन अब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स अगर हम बीएससी करा रहे हैं तो बीएससी वाला कोई एजुकेशन से, सोशल साइंस से, लैंग्वेज से कोई भी सब्जेक्ट अपनी चॉइस का पढ़ सकता है. वो अवेलेबल है हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में. ग्रेट. कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी, हायर एजुकेशन में जहां भी है, जो भी हमारे हायर एजुकेशन के यहाँ कॉलेजेस हैं वहां भी अवेलेबिलिटी है. तो ये हमने इंप्लीमेंट किया है. और फ्लेक्सिबिलिटी चूज कर सकते हो सब्जेक्ट्स. बिल्कुल बच्चा चूज कर सकता है. लेकिन इसमें एक और चीज जो टेक्निकल डिफिकल्टी है ग्राउंड लेवल पे, जब हम कोई कहते हैं ना कि इंप्लीमेंट करने में, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, पढ़ने में हमने पढ़ा तो अच्छा लगता है, इट लुक्स गुड, जैसे आपने कहा क्या किताब पे है, किताब पे तो अच्छा लगता है. लेकिन जब हम ग्राउंड पे आ जाते हैं तो डिफिकल्टीज का मतलब है कि पॉलिसी कहती है कि बच्चे की चॉइस दे दो जो वो सब्जेक्ट चाहे. इवन एक अच्छी रिकमेंडेशन है मल्टी डिसिप्लिनरी में कि देयर शुड बी मैरिज बिटवीन स्टेम एंड सोशल साइंसेस. स्टेम मीन्स साइंस, स्टेम, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी. दीज सब्जेक्ट्स दे शुड बी मैरिड विद सोशल साइंसेस. इसका मतलब है अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है वो कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, साथ में म्यूजिक भी पढ़ सकता है. देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ. या अगर हम मैं एजुकेशन पढ़ रहा हूं, मुझे पैथोलॉजी लग रही है अच्छी कि मैं पैथोलॉजी का भी थोड़ा सा पढ़ लूं, तो मैं पैथोलॉजी भी एक कोर्स ले सकता हूं, 4 क्रेडिट उसके ले सकता हूं अगर मुझ में कैपेसिटी है तो. इसी तरह अगर कोई कॉमर्स पढ़ रहा है वो आईटी में, कंप्यूटर साइंस में 4 क्रेडिट करना चाहे कर सकता है. तो अब यह है कि चॉइस पॉलिसी ने दी 100% बच्चे को, जो मर्जी वो करे. लेकिन अब हमारे पास इंस्टीट्यूशन में, मान लो मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरे पास 100 टीचर्स हैं, 100 टीचर्स 100 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो इसका मतलब है मैं चॉइस सिर्फ 100 सब्जेक्ट्स का ही दे सकता हूं अपने, जो अगर कोई रेगुलर वहां मेरी यूनिवर्सिटी में कर सकता है. इससे अलावा दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है. तो दूसरी बात, लेकिन इसमें एडिशनल ये चीज है कि अगर इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल रहा है तो पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे को छोड़ दो. जरूरी नहीं वो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिट है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से आपने और क्रेडिट्स कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है. नहीं, अब फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन कर लिया बच्चे ने, और उसके पास 5 क्रेडिट उसको चुनने, 4-4 मार्क्स के हैं, 5 क्रेडिट्स, राइट? 20 क्रेडिट्स एक सब्जेक्ट. 20 क्रेडिट्स एक सब्जेक्ट 20. सो एक सब्जेक्ट उसने चुन लिया, दूसरा भी चुन लिया, एक रह गया, तो वो किसी और यूनिवर्सिटी से कर सकता है. डिग्री कहां से मिलेगी? डिग्री हम देंगे. अच्छा, डिग्री आप देंगे. ये तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि 50% वो कहीं से ला सकता है. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारी बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन, मैं आपको बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पता चलना चाहिए, नाजरीन को पता चलना चाहिए कि हमने क्रेडिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर बनाया है. क्रेडिट बेस्ड कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में आपको एक डिग्री में, 2 ईयर डिग्री में 80 क्रेडिट्स चाहिए, मिनिमम 80 क्रेडिट्स थे तो हम डिग्री देंगे. लेकिन अगर आप चाहें कि 50% कहीं और से ले लें, कोई बात नहीं, हम सिर्फ 50% का फीस लेंगे. अच्छा, बहुत अच्छी डिग्री हम देंगे, आप कहीं से लेकिन वो डिग्री जो वो कहीं से क्रेडिट लाए वो हम एबीसी में जमा होनी चाहिए. एबीसी भी एक रिकमेंडेशन है एनईपी की कि जो भी क्रेडिट्स हम अर्न करें, अब क्रेडिटाइजेशन होगी, जो भी कोई भी बच्चा क्रेडिट्स अर्न करे वो उसके अकाउंट बैंक में जाएंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. अच्छा, एबीसी. ये नेशनल बैंक बना है, जैसे पैसे हम बैंक में रखते हैं. अभी तो आप देख रहे हैं आजकल पैसे है नहीं जेब में, बिल्कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन, सारा पैसा बैंक में है. इसी तरह जो क्रेडिट्स आपके पास नहीं रहेंगे बैंक में रहेंगे, उसको एबीसी कहेंगे. और जो भी क्रेडिट्स आप किसी भी जगह, आप ऑनलाइन भी क्रेडिट्स हासिल कर सकते हैं. मेरे पास आपको हमने ओपन रखा है कि आप हमारी 40% क्रेडिट्स आप मूक से ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, मूक से हासिल कर सकते हैं. आपका 60% रेगुलर करो और 60% क्रेडिट्स का ही फीस लेंगे आप. जो 40% आप मूक से ले लेंगे उसका वहां फीस देंगे नहीं देंगे वो तो उनसे आप करेंगे. लेकिन ये सब आपके बैंक में सेव्ड है, एबीसी तो सारा बैंक में जाएगा. तुहद कलाम रूजन मौजूद. अत पे करो बे तफसीलन कत वन तह गुंजाइश कि करो अमे हवाल बे दान हासिल करने कोशिश अजकिस प्रोग्रामस मज वनकस नाजरीन तो मे बासान स्टूडेंट कम्युनिटी तुह वुचान तो तिमन सपद तिहंदिस नॉलेज मन सपद इजाफा करो उम्मीद. पकनाओ प्रोग्राम सिलसिल ब्रो. फिलहाल एक वक्फे के लिए रुकते हैं. नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं
एक कमर्शियल ब्रेक के लिए और हम आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है प्रोफेसर सईद ज़हूर अहमद गिलानी साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और NEP एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं इनसे। प्रोफेसर साहब, लैंग्वेज के हवाले से भी इससे पहले हम ब्रेक में बात कर रहे थे, लैंग्वेज पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है कि गोरस्तान 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू एंड हिंदी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज, तो उस हवाले से भी बताइए। हाँ, एक अच्छी रिकमेंडेशन है इस NEP की मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए, कि एजुकेशन को हम कंपल्सरीली इंग्लिश में नहीं, जरूरी नहीं कि बच्चे इंग्लिश में पढ़े, बच्चे की चॉइस मिलनी चाहिए कि वो किसी भी लैंग्वेज, तो प्रेफरेबली हमने यहाँ NEP कह रहा है कि एक इलाकाई लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए, एक नेशनल लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, तो और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, ताकि अगर बच्चा कल इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल, क्योंकि आज ग्लोबल विलेज का जमाना है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जॉब करने जा सकते हैं, लेकिन जॉब करने के लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। इसलिए अगर हम यहाँ बच्चे को वो पहले ही दे दें, एक ग्लोबल लैंग्वेज दे दें, तो उसे फिर आगे जाने में, अपने जॉब सीकिंग में फायदा मिलेगा। तो मल्टीलिंगुअलिटी का क्या है कि इसमें 3 ही नहीं बल्कि किसी भी लैंग्वेज ऑफ द चॉइस, जो बच्चे को चॉइस, जिसमें खासकर आप देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे हिंदी को अब ज्यादा जोर दिया गया, ताकि बच्चे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सीखें और वो फिर कंट्रीब्यूट करें। हमने देखा बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे चाइना है, जैसे जापान है, उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने इंग्लिश में अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि अपनी लोकल लैंग्वेज। इसी तरह हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है और मदर टंग का एक बहुत बड़ा रोल है, तो हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए NEP ने कहा कि मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए, बच्चे को चॉइस होनी चाहिए कि वो किस लैंग्वेज में एग्जाम लिखें, उसकी चॉइस पे। तो ये वंडरफुल है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसमें भी फिर कंस्ट्रेंट्स हैं कि क्या हमें अवेलेबल है फिर इवेलुएटर जो उसको एलिवेट करे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो तभी इसलिए आगे जाने में, जब हम आगे जाएंगे, टीचर्स के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, तो ऑटोनॉमी भी है, साथ साथ चैलेंजेस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो फायदे भी हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। तो इसलिए मल्टीलिंगुअल पे हमें ध्यान देना है, जो आगे बच्चे आएंगे उनको मेनी लैंग्वेजेस पे अबूर होना चाहिए, ताकि वो आगे सिस्टम में फिट हो जाए। तो दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे एजुकेशन सेटअप में हम देखते हैं कि इसके लिए, इस सेटअप के लिए, जैसे पहले हमने बात की कि अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड पे हम करते हैं, तो उसके लिए एक टीचर एजुकेशन पे भी एक रिकमेंडेशन आई कि आगे जो टीचर एजुकेशन का जो खाका है वो भी बदल गया, उसका भी एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन आई कि अब जो ट्रेनिंग होगी वो हम टीचर्स को शुरू से करेंगे। शुरू से मतलब कि पहले टीचर की ट्रेनिंग जो B.Ed होता था, M.Ed होता था, वो ग्रेजुएशन या PG के बाद होता था, लेकिन अब एक नया प्रोग्राम आया, पायलट प्रोग्राम, हालांकि ये पायलट बेसिस पे है, अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे कि क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये भी पायलट प्रोग्राम ही है, लेकिन 61 हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं उनमें ये हमने शुरू किया गया। इसमें NCT रेगुलेट करता है टीचर एजुकेशन को, उन्होंने 61 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया है, रिकॉग्निशन दी है ये कोर्स चलाने की, ITEP जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि बच्चे उसमें 4 तरह के ट्रेनिंग दे देंगे। B.Ed ये है, 4 तरह के B.Ed, एक प्री प्राइमरी के लिए, एक प्राइमरी के लिए, एक मिडिल के लिए और एक सेकेंडरी के लिए। तो एक हर स्टेज के लिए एक पर्टिकुलर खास ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को, उसके लिए तैयार किए जाए, क्योंकि टीचर्स हैज अ ग्रेटर रोल। हम जब देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी खराबी क्यों है, तो लास्ट में हम यही बात करते हैं कि शायद टीचर डिलीवर नहीं करते। तो इम्प्लीमेंट करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इदारों में बुनियादी लेवल से ही इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे जहनस मज वोतलो अख सवाल, यम सात तुह बजा फरमो तुह यमुक जिक्र करान कि ग्लोबली ये पूरे दुनिया मज वह वहर 15 वहर ये पॉलिसी चेंज गसान, इथे कटी हिंदुस्तानस मज ते गई ये पॉलिसी चेंज 2020 यथ मज पॉलिसी चेंज गई। अश वुछान कि वन ती अमलानच कोशिश जारी, मगर आ गो करंट सिनेरियो नजर तल थाउन
तथ तहत आई फ्रेम करने यपर जमान बदलान दो पत दो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कोता यथ मज वछान कि पगहुक त सोचो यह है कि जमान बदलित वारिया अथ मज कोता ख्याल आमुत थावने फ्यूचर बिल्कुल तो आपने वजह फरमाया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है, विजनरी डॉक्यूमेंट। मैंने पहले कहा कि विजनरी डॉक्यूमेंट है, तभी इसमें कुछ रिकमेंडेशन ऐसी हैं जो ये खुद पॉलिसी कहती है कि वो 2050 तक कंप्लीट हो जाएंगी हमारे। जैसे हमने अभी रिसर्च का जो है, अब देखो रिसर्च का इन्होंने दायरा बढ़ा दिया। पहले रिसर्च हम कहते थे कि रिसर्च इज कन्फाइंड टू द यूनिवर्सिटीज ओनली, अब रिसर्च तो बीएससी 4th ईयर डिग्री में रिसर्च डिग्री हमने कहा कि जो हम बीए और बीएससी 4 ईयर डिग्री अब बनी, ग्रेजुएशन 4 ईयर बनी, तो 4th ईयर जो दैट विल बी डेडिकेटेड टू रिसर्च। तो स्टूडेंट्स कैन चूज रिसर्च एंड दैट मीन्स कि कॉलेजेस में जो 4 डिग्री की वहां भी रिसर्च होगा। अभी तो कन्फाइंड टू यूनिवर्सिटीज था, अब तो ये बिल्कुल ओपन हो गया। तो ये जब रिसर्च पे हम बात करेंगे तो रिसर्च पे एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कायम की गई, अभी तो वो अंडर प्रोसेस है, वो हो जाएगी कुछ, तो इसमें टाइम लगता है। तो नेशनल रिसर्च जो सिंगल विंडो होगी जो रिसर्च को गाइड करेगी पूरी कंट्री में, तो उसमें फंड्स भी हम प्रोवाइड करेंगे यंग रिसर्चर्स को, तो ताकि हम देखें जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स हैं उनको कैसे हम हासिल करें, उनको कैसे हम अपने आप को ट्रैक पे रखें, ताकि देखिए अभी मैंने पहले ही हमने बात की कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही, अब डीप सी की आगे हो सकता है आगे दिनों में कोई और नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें हमें जरूरी है कि अपने आप को डालना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, समझना, हमने उस सांचे में डालना है, तभी देन अदरवाइज वी विल बी वाइप्ड आउट, विल बी मिसफिट इन द सोसाइटी। तो इसलिए उसके लिए फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, ऑलमोस्ट सारी रिकमेंडेशन में ऑप्शन रखा गया कि कैसे हम आगे जाएं, कैसे हम फ्यूचर के लिए खुद को तैयार। इज देयर एनी ऑप्शन कि अस कर ये पॉलिसी फ्रेम मगर बत है कि जमान बदलित वारिया चेंजेस हेकन यित, क्या ये छा तीचा फ्लेक्सिबल कि तिम चेंजेस यम जन बत सपदन छन अस पता क्या चेंज गछ सो हेको इस पत वक्त सत अत मंज ऐड करत। इज देयर एनी स्कोप? इकरा जी आपने बहुत अच्छा कहा, ये चेंज इज नेचर्स लॉ, जैसे हमने पहले भी कहा कि अभी हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी पॉलिसी हमारी 2020 की चल रही, अब इससे पहले 1986 की पॉलिसी पे हम काम कर रहे थे, उसी हिसाब से बच्चों को तालीम फराम करते थे। अब हम 2020 की पॉलिसी के हिसाब से तालीम दे रहे हैं, और हो सकता है 2030, 35, 40 में कोई ऐसी चेंज आई, जैसे हम देखते हैं कि आजकल चेंज बड़ी सरप्राइजिंग चेंज होती है, और वो ऐसी चेंज होती है कि जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर सारा चीजें बदल जाती हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट आती है। तो हो सकता है और नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वी विल स्टिक टू दिस फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, ये ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा कि हर 15 साल, हर 10 साल में पॉलिसी बदलनी चाहिए। आजकल तो देखो, पहले अगर 15 साल में, 20 साल में पॉलिसी बदलती, क्योंकि चेंज स्लो थी, अब चेंज फास्ट है, इसलिए पॉलिसी भी फास्ट बदलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से 30 में एक और पॉलिसी आनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हम, चूंकि हमें तो एजुकेट करना है, हमें तो बच्चों को अपने नए जमाने के लिए, नई जिंदगी के लिए, तरीकों के लिए, नई चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। तो इसमें वी कैन नॉट स्टिक टू ओल्ड पॉलिसीज, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम नई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 को, पहले तो उसको नई पॉलिसी एजुकेशन कहते हैं, नई तो नहीं है ये, इसका असली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ लोग अभी भी इसको नई एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, नई नहीं रही कि 4 साल पुरानी होगी, तो नई कोई चीज रहती ही नहीं। इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अभी ये चलती है, हो सकता है 30 में दूसरी आए, या अगर कोई ऐसी चेंज आती है, जैसे हमने डीप सी या टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमें इससे पहले भी पॉलिसी बदलनी पड़े, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पॉलिसी हमारी कंट्री, हमारी तालीम, हमारी पॉलिसी, वी कैन चेंज इट, एंड इट इज नॉट अ फाइनल डॉक्यूमेंट। ये ऐसी, ये जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास रिवील्ड बुक्स होती हैं, जो रिलीजियस बुक्स, कुरान, उसमें तो तरमीम हो ही नहीं सकती फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। तो पॉलिसी ऐसी नहीं होती है, पॉलिसी होती है, इट इज फॉर टाइम बिंग। और अगर कल लगे प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, एजुकेशनिस्ट को कि नहीं हमें इस पे उसको फिर से तरतीब देना है, तो कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, जिस हिसाब से आप इस पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं, होपफुली जो इम्प्लीमेंट हो जाए वो ज्यादा बेहतर होगी, तभी बच्चों के लिए फायदा होगा। सो बिगेस्ट अगर हम प्लस देखेंगे इस पॉलिसी में, क्या हमें नजर आते हैं फॉर पेरेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स? देखो, ये मैंने पहले भी कहा कि अब तो यहाँ लर्नर को ड्राइविंग सीट पे रखा गया, और इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, टीचर्स को भी ऑटोनॉमी। मैंने कहा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज ये इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ जी हैं, वो इंटरनेशनल रेपुटेशन के स्कॉलर हैं, उनका बहुत एक्सपोजर है, और उन्होंने एलो किया है टीचर्स को, यू कैन डिजाइन योर ओन कोर्स ऑफ डिजाइन, 4 क्रेडिट्स का
3 क्रेडिट्स का, 4 क्रेडिट्स का, 2 क्रेडिट्स का कोर्स इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर, स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनको देखो क्या जरूरत है और आप कोर्स डेवलप करो और हम पास करेंगे उसको स्टैट्यूटरी बॉडीज में, जैसे स्कूल बोर्ड में, बोर्ड ऑफ स्टडीज में, फिर एकेडमिक काउंसिल में हमें पास करना पड़ता है। वो तो अगर इंडिविजुअल टीचर कोई कोर्स तैयार करके आता है, हमें लग रहा है कि ये वर्केबल है, बच्चे इसको ले रहे हैं, तो हम इसको पास करेंगे एंड दे कैन गिव इट टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैन टेक इट। जैसे मैंने कहा कि अगर एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स हैं तो 20 क्रेडिट्स अगर आपको 8 क्रेडिट्स 12 क्रेडिट्स यहाँ है तो 8 कहीं से भी ले सकते हैं। किसी इंडिविजुअल टीचर से आप 4 क्रेडिट्स ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में या हेल्थ में, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारी हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, हमारे पास योगा एजुकेशन में हमने 4 क्रेडिट्स क्रिएट किए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे बच्चे अक्रॉस द डिसिप्लिन, साइंस के भी, सोशल साइंस के भी, कॉमर्स के भी, मैनेजमेंट के भी, आईटी के भी, सारे बच्चे आके पढ़ करते हैं वो, क्योंकि वो एक फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, और बच्चे वो करते हैं और दे अर्न क्रेडिट्स आउट ऑफ इट, और उसको हम डिग्री में इंक्लूड करते हैं और उनको बीएससी मिलती है प्लस दिस इंक्लूडिंग दिस क्रेडिट्स। प्रोफेसर साहब, you being an educationist, keeping that in view, I have a question in my mind. Do you find any flaw or any issue with regards to national education policy? देखो, कोई चीज दुनिया में होती नहीं, मैंने पहले कहा कि 100% एफिशिएंसी किसी चीज में नहीं, इंसान में नहीं है, तो इंसान से बनी हुई चीजें कैसे हो सकती हैं? तो कुछ चीजें ग्रे एरियाज हैं, जैसे मैं बताऊं, एक रिकमेंडेशन है कि 6% जीडीपी होना चाहिए एजुकेशन के लिए। ओके। तो मैं बताऊं अभी 1.2 और 2 भी नहीं शायद हो रहा है। ओके। तो कहते हैं कि देयर इज अ सेइंग मनी मेक्स मियर गो। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, आप ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तभी मैंने शुरू में कहा कि जहां फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, जहां टाइम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो चीजें हमने बिल्कुल इंप्लीमेंट की हैं और हम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन जहां फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मैंने ये भी कहा कि हमारे पास अगर 100 क्रेडिट कोर्सेज चल रहे हैं, अभी हमारे पास मेडिकल साइंस की कोई कोर्स अवेलेबल है, कोई टीचर ही नहीं है। तो अगर हमें मेडिकल कॉलेज खोलना है तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रिकमेंडेशन उन्होंने पॉलिसी मेकर्स ने दी, रिकमेंडेशंस पॉलिसी मेकर्स देते हैं और इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, पार्लियामेंट में पास किया, अब इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट का काम है। तो मुझे मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, जो भी मैं देखता हूँ, मेरा जो काम है, मेरा काम ग्राउंड पे काम करना है। मेरा एक काम था कि मैं इस पॉलिसी को थोड़ा सा वजाहत करूं, मैंने किया। और मुझे जो बच्चे के साथ व्यवहार में तब्दीली लानी है, मुझे टीचर्स को सिखाना है कि कैसे अब नए तकाजे क्या हैं वो सिखाने, वो मैं करूंगा। लेकिन जहां पॉलिसी, मैंने अभी कहा कि 6% जीडीपी, ये मेरा काम नहीं है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि फंड्स को रिलीज करना चाहिए, ताकि जो भी रिकमेंडेशंस एनईपी की आए वो हम वो मुतासर ना हो, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रोफेसर साहब, इमाम इब्ने तैयमा रहमतुल्लाह अलैह की मुझे एक बात याद आ रही है, तिम वनान कि इल्म यो जन अमल निश खरी आसी या सचु तुथुई मन तो कूल छु अत पछ नु कह मेवा। मे छु बासान अथ कथ सित करो अस ये प्रोग्राम कंक्लूड। तुहुंद सठा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज आप प्रोग्राम में आए और नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के तहत आपने तफसीलन बात की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडे सेशन। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा और हर सुबह अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के देखते रहिएगा। मुझे और वसाफ को प्रोग्राम कंक्लूड करने की दे इजाजत, इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के।